हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स विद नव। जहां हम क्लास 11th एंड 12th के इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज को बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे से समझते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज मनी एंड बैंकिंग। हम इस वीडियो में सबसे पहले मनी के बारे में समझेंगे कि आखिरकार मनी होता क्या है और ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जैसे कि फंक्शंस ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैं एक प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो क्या आप रेडी हो मनी को डिटेल में समझने के लिए? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज की वीडियो में मनी के बारे में समझेंगे, लेकिन मनी होता क्या है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मनी होता है पैसा। हम पैसे को ही मनी कहते हैं ना। लेकिन डिटेल में मनी के बारे में समझने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, बार्टर सिस्टम का। सोचो कि आपके पास एक पिज्जा है और आपको चाहिए एक चॉकलेट। तो क्या आप उस पिज्जा के बदले उस चॉकलेट को एक्सचेंज कर सकते हो? तो क्या आप चॉकलेट के लिए पैसे ना देके शॉपकीपर यानी कि दुकानदार को कहो कि तुम मेरे से मेरा पिज्जा ले लो और बदले में मुझे चॉकलेट दे दो? तो क्या दुकानदार आपको उस पिज्जा के बदले में चॉकलेट दे देगा? मुश्किल है ना, नहीं देगा ना। तो यही होता था बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में क्या था? बार्टर सिस्टम में वो गुड्स के बदले में गुड्स ही बदल लेते थे। मतलब कि अगर आज भी बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो दुकानदार आपको उस पिज्जा के बदले में चॉकलेट जरूर देता, लेकिन अब बार्टर सिस्टम नहीं रहा। अब तो उसको चाहिए पैसे। तो इससे आपको पता लग गया कि बार्टर सिस्टम में हम सामान के बदले सामान ही एक्सचेंज कर लेते थे। वहां पे किसी को भी करेंसी, नोट्स, कॉइन्स कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती थी। तो जिस इकोनॉमी में हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज कर लेते थे बिना पैसे दिए, उसको कहते हैं बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी। इसमें सी का मतलब होता है कॉमोडिटी। कॉमोडिटी यानी कि कोई चीज, यानी कि कोई गुड या फिर कोई सर्विस। तो अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या बार्टर सिस्टम हर जगह काम करेगा? क्या आज के टाइम में भी बार्टर सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि बार्टर सिस्टम तभी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि बार्टर सिस्टम हम तभी यूज कर सकते हैं जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है क्या? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यानी कि दोनों पार्टीज की डिमांड मैच होनी चाहिए। मान लो दो इंसान हैं, ए और बी। ए का जो काम है वो राइस का है, उसके पास चावल पड़े हैं। उसके मान लो खेत है, वो चावल उगाता है और उसके पास राइस पड़े हैं। और जो बी पर्सन है उसका कपड़ों का काम है, उसके पास हमेशा क्लोथ्स यानी कि कपड़े होते हैं, वो उसमें ट्रेड करता है। एक ऐसी सिचुएशन आई कि बी को राइस चाहिए, बी नीड्स राइस, और ए को चाहिए क्लोथ्स। अब वो क्या करे? मान लो कि कोई भी पैसा या मनी नहीं है, सामान के बदले में सामान ही एक्सचेंज हो रहा है। तो इन दोनों की डिमांड मैच होगी। ए चावल बेचता है लेकिन उसे कपड़े चाहिए, और बी कपड़े बेचता है लेकिन उसे चावल चाहिए। तो दोनों की डिमांड मैच होगी, तो दोनों आपस में ही एग्रीमेंट कर लेंगे। ए कहेगा मैं तुझे चावल दे दूंगा, तू बदले में मुझे कपड़े दे दे। ये हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब कि दोनों की जरूरतें मैच होगी, वो आपस में ही अपने अपने सामान को एक्सचेंज कर लेंगे और अपनी वांट्स को फुलफिल कर लेंगे। लेकिन इन रियल लाइफ, असल जिंदगी में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे यहाँ पे तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल ली, दो पर्सन लिए, दोनों का काम बताया और मैंने आपको समझा दिया। लेकिन असल जिंदगी में जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, हर कोई हर तरीके का काम कर रहा है, तो मुझे कैसे पता चले कि मेरी जो जरूरत है वो किसके साथ मैच होगी? मैं उसके पास जाऊं तो वो मुझे वो ऑफर करिए जो मुझे चाहिए, और जो मैं उसे ऑफर कर रही हूँ वो उसे चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल है रियल लाइफ में ढूंढना। और साथ ही साथ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट होती है।
ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इसमें। अब ये ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है? ट्रेडिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इंगेजिंग इन ट्रेड, कि जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करना क्या होता है, जब हम बाय एंड सेल करते हैं, एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, हम सामान को खरीदते बेचते हैं। तो दो तरह की ट्रेडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक होती है सर्च कॉस्ट, दूसरी होती है डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। अब इनका क्या मतलब है? आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सर्च कॉस्ट का क्या मतलब हो सकता है, कि जब किसी चीज के बारे में हम सर्च करते हैं, किसी चीज को ढूंढते हैं, तो उसमें जो हमें खर्चा करना पड़ता है, तो सर्च कॉस्ट वही होती है फिजिकल कॉस्ट दैट अ पर्सन हैज टू इनकर टू सर्च अ पर्सन विद whom he may enter into a barter deal। तो जब किसी बंदे को खर्चा करना पड़ता है वो इंसान ढूंढने के लिए जिसके साथ वो बार्टर डील कर सकता है, सामान के बदले में सामान एक्सचेंज कर सकता है, जब उसे खर्चा करके उस बंदे को ढूंढना पड़ता है, वो होती है सर्च कॉस्ट। ये हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, मतलब कि जो आपका टाइम लगा उस पर्सन को ढूंढने के लिए, हो सकता है आप उस टाइम में कुछ और कर पाते, कुछ और बेटर प्रोड्यूस कर पाते, लेकिन वही टाइम आपका वेस्ट हुआ कोई ऐसा इंसान ढूंढने के लिए जिसके साथ आप ट्रेड कर पाओ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिटीरियोरेशन कॉस्ट टू गुड ड्यूरिंग सर्च पीरियड। तो सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करना है, जब हम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं तब तक तो मेरा गुड, मान लो जैसे मैंने चावल बेचने हैं, वो चावल मेरे पास पड़े हैं, हो सकता है कि वो चावल उस पीरियड में खराब हो जाए, या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि वो बाद में बिकने के लायक ना रहे, या वो क्वालिटी ना रहे चीजों की, पड़े पड़े चीजें खराब भी तो हो जाती है ना। तो वो भी तो खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा, वो भी तो मेरे लिए लॉस है ना, क्योंकि मैं खराब चीज तो बेच नहीं सकती, तो वो मेरा वेस्ट हो गया। सो ये खर्चा हमें, ये नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है बार्टर सिस्टम में। उसके बाद डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग क्या हो गया? जब हम वेट कर रहे हैं कि कोई सही पर्सन आए जिसके साथ हम बार्टर डील कर पाए, तो उस वेटिंग के दौरान जो हमें डिस्कम्फर्ट होती है, मतलब कि मान लो मुझे इमरजेंसी में चीज आज चाहिए लेकिन मुझे 10 दिन वेट करनी पड़ रही है उस सही इंसान के लिए जिसके साथ मैं डील कर पाऊं, जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट मैच हो जाए, हमारी नीड्स मैच हो जाए, जो मैं बेचना चाहती हूँ वो खरीदना चाहता है, और जो वो बेचना चाहता है वो मैं खरीदना चाहती हूँ, हमारा मैच हो जाए। जो मुझे डिस्कम्फर्ट फेस करनी पड़ रही है वो होती है डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। तो इन्हीं सब कारण की वजह से हम कहते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है ये रियल लाइफ में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बहुत ज्यादा खर्चा सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होती है उसमें। तो अब हमने एक तो पढ़ा बार्टर सिस्टम के बारे में, उसके बाद हमने देख लिया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम में जब हम सामान के बदले में सामान बेचते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी। उसकी लिमिटेशंस मतलब कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे, कुछ नुकसान भी तो होंगे। तो वो क्या नुकसान है कि अगर हम बार्टर सिस्टम करें तो हमें क्या नुकसान होंगे? सबसे पहला तो जो मैंने आपको अभी समझाया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मैंने बताया कि एक्सचेंज हम तभी कर सकते हैं अगर हमारी नीड्स मैच करती हैं, लेकिन रियल लाइफ में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्ट करे ये बहुत डिफिकल्ट है, और साथ ही इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद जो नेक्स्ट लिमिटेशन या नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो होती है वो होती है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है जिससे हम उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर पाए। जैसे मान लो मुझे 100 रुपीज की चॉकलेट चाहिए, और मैं मार्केट गई, शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए, और वो 100 रुपए की चॉकलेट ले आई, तो मुझे पता है उस चॉकलेट की वैल्यू 100 रुपीज है। लेकिन बार्टर सिस्टम में जहां पे करेंसी नहीं है, हम सामान के बदले में सामान को ही एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता कि 1 केजी राइस के बदले में मुझे आगे से कितने कपड़े मिलने चाहिए? अगर ए और बी ने राइस और कपड़े आपस में एक्सचेंज करने हैं, तो वो क्लोथ्स और राइस को कैसे एक्सचेंज करेंगे? कैसे पता लगे कि कितने केजी मैं राइस दूं, कितने किलोग्राम मैं राइस दूं तो उसके बदले में मुझे इतने क्लोथ्स मिलेंगे? एक, दो, तीन, चार, कितने पीसेस मिलेंगे? और
क्लोथ्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, कौन-सी वैरायटी मिलेगी, कैसे मिलेगा? तो कोई स्टैंडर्ड मेजर ही नहीं है। प्राइस को हम केजीज़ में मेजर कर रहे हैं, क्लोथ्स हमने पीसेज़ वाइज़ लेने हैं। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, जिससे हम ये जान पाएँ कि उन गुड्स एंड सर्विसेज़ की असली वैल्यू क्या है, जिससे हम उनको फेयरली सही तरीके से आपस में एक्सचेंज कर पाएँ। जो अगली लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि बार्टर सिस्टम के अंदर फ्यूचर पेमेंट्स या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करनी पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? इसके पीछे ये सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है द बोरोवर may not be able to arrange goods of exactly same quality at the time of repayment। जैसे आजकल हम क्या करते हैं? हम क्रेडिट पे चीजें लेते हैं कि आज सामान खरीदा, हम कह देते हैं कि हम 1 महीने बाद पे कर देंगे या फ्यूचर में पे कर देंगे। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत ईज़ी है। मुझे पता है इन गुड्स एंड सर्विसेज की क्या वैल्यू है, मैं 1 महीने बाद दे दूँगी। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करना है। तो हो सकता है जिसने उधार पे सामान लिया हो, वो जब उसने पे करना हो, मान लो मैंने आज चावल लिए उधार पे, मैंने कहा मैं तेरे को 2 महीने बाद चावल ही वापस कर दूँगी। तो हो सकता है उस सेम क्वालिटी के चावल मैं ना वापस कर पाऊँ जिस क्वालिटी के मैंने पहले लिए थे। तो क्वालिटी में फ़र्क पड़ गया। और और क्या कारण हो सकता है? और इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई हो सकती है कि कौन-सी कमोडिटी को हम यूज़ करेंगे रीपेमेंट के लिए। मतलब कि अगर मैंने चावल लिए थे तो क्या मैंने 2 महीने बाद उसे चावल ही वापस करने हैं या हम किसी और चीज़ को भी उस बदले में वापस कर सकती हूँ, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। हो सकता है कि उसे चावल की ज़रूरत ना हो, वो खुद ही चावल बेच रहा हो, तो मैं क्या वापस करूँ उसे 2 महीने बाद? उसे क्या चाहिए होगा? तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई हो सकती है। The commodity to be repaid may lose or gain its value at the time of repayment। और जो कमोडिटी और जो कमोडिटी मैंने उधार पे ली थी, हो सकता है जब मैंने उसे वापस करना हो, उस टाइम पे उसका या तो वैल्यू कम होगी हो या वैल्यू इंक्रीज होगी हो। यानी कि मान लो मैंने चावल ही खरीदे थे, 3 महीने बाद मैंने वापस करने हैं। हो सकता है 3 महीने बाद उन चावल की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी हो या फिर जितनी वैल्यू पे मैंने लिए थे वो कम हो चुकी हो। तो कैसे हम एक्सचेंज करेंगे? करेंसी तो है नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बार्टर सिस्टम में आती हैं। हम कोई भी फ्यूचर पीरियड की या फिर क्रेडिट पे ट्रांज़ैक्शन ईज़िली नहीं कर पाएँगे। ये सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब कि जैसे हम पैसे को स्टोर कर लेते हैं ना, हमारे पास करेंसी है, हमारे सेविंग अकाउंट्स में पैसा पड़ा होता है, जो हम फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत पड़ती है यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम गुड्स को कैसे स्टोर करेंगे? मान लो इमरजेंसी में मुझे कुछ ज़रूरत पड़गी, तो हम गुड्स को थोड़ी स्टोर करके रख सकते हैं। तो वही उन्होंने कहा है, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। तो फ्यूचर के लिए वेल्थ यानी कि अपनी पूंजी को स्टोर करना डिफिकल्ट है क्योंकि जो हमारी वेल्थ है वो हमारे गुड्स ही हैं, पैसा तो है नहीं, सामान के बदले में ही सामान एक्सचेंज हो रहा है। तो कैसे उसे स्टोर करेंगे क्योंकि बहुत सारे गुड्स जो होते हैं वो उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, वो जल्दी ही फिनिश हो जाते हैं। जैसे मान लो ब्रेड है, उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी थोड़ी है। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मुझे वो ब्रेड कंज़्यूम करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं ब्रेड बेचती हूँ, मेरे पास ज़्यादा ब्रेड है और मेरे को कोई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला पर्सन नहीं मिल रहा, वो इंसान नहीं मिल रहा जिसके साथ मेरी नीड्स मैच हो रही हैं, मैं अपना सामान एक्सचेंज कर लूँ, तो वो मेरी ब्रेड स्टोर थोड़ी होगी पैसे के जैसे, वो तो गल-सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी और मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तो बहुत ज़्यादा गुड्स जो होते हैं, वो ड्यूरेबल नहीं होते, वो पेरिशेबल होते हैं। उसके बाद अगर हमें स्टोर करना भी है तो उसमें टाइम भी जाता है और हमारी एफर्ट्स भी जाती हैं। इसीलिए बार्टर सिस्टम के अंदर हम हमारी वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद एक और इसमें लिमिटेशन थी व्हिच इज़ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है? डिविजिबिलिटी क्या होता है? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी होता है कि हम हमारे जो सामान है उसे आगे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। मान लो एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल वैसे 2 पर्सन है एक्स और वाई। एक्स के पास एक घोड़ा है 1 हॉर्स और
जो एक घोड़े की वैल्यू है, वो मान लो उन्होंने डिसाइड की हुई है 50 kg राइस के बराबर है तो वाई के पास जो है राइस है और एक्स के पास एक घोड़ा है। लेकिन वाई को एक घोड़ा चाहिए और एक्स को सिर्फ 10 किलो राइस चाहिए। ठीक है। तो अब वो 10 किलो राइस लेके एक घोड़ा तो दे नहीं सकता, क्योंकि उसको घाटा पड़ रहा है। तो अब वो घोड़े को कैसे डिवाइड करे, डिविजिबल तो वो है नहीं। घोड़ा तो या तो वो पूरा देगा, या फिर 50 kg राइस ले लेके जरूरत है 10 kg राइस की। तो अब ये कैसे डिवाइड करेंगे, तो डिविजिबिलिटी तो है ही नहीं। तो ये भी एक लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, ये भी साथ में नोट कर लेना। के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मनी, और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनी के कौन से फंक्शंस होते हैं। तो मनी के जो फंक्शंस है वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी फंक्शंस, उसके बाद होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। फर्दर प्राइमरी फंक्शंस भी दो पार्ट में डिवाइड है और सेकेंडरी फंक्शन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो तरह के होते हैं प्राइमरी फंक्शन, फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। और दो ही सेकेंडरी फंक्शंस है, पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और सेकंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी ने क्या किया, मनी ने आके बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया। जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, डिसएडवांटेजेस थी, उसको जड़ से खत्म कर दिया। तो वो जो लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम की थी वही मनी के फंक्शंस हो गए, मतलब कि मनी ने वो काम किए जिसके साथ सारी की सारी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस खत्म हो गई। तो अब हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं कि मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम की उन लिमिटेशंस को ठीक किया। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस देखेंगे। तो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं बहुत ही बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो मनी परफॉर्म करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सबसे पहले है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मैंने बताया कि मनी को हम यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए। मतलब कि पिज्जा शॉप गए, हमने अपनी जेब में से 200 रुपीज निकाले, 200 का नोट दिया और 200 के बदले में हमने 200 का पिज्जा ले लिया। मतलब कि बार्टर सिस्टम के जैसे हमें कोई बदले में कोई सामान नहीं उसे देना पड़ा, हमने उसे करेंसी यानी कि 200 का नोट दे दिया, जिसके बदले में हम बहुत ही आसानी से पिज्जा ले आए। इसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम थी उसे भी खत्म कर दिया कि अब हमें कोई भी पर्सन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली करेंसी की हेल्प से, मनी की हेल्प से इजीली सामान खरीद सकते हैं, जो भी सामान हमें चाहिए। तो क्या हुआ, ट्रेड आसान हो गया, मतलब कि बाय एंड सेल जो हम करते थे, सामान को खरीदते बेचते थे, वो और भी ज्यादा आसान हो गया। जो हम टाइम खराब करते थे पर्सन्स को ढूंढने के लिए, वो हम नहीं करेंगे। हम नॉर्मली मार्केट में जाके भी सामान खरीद सकते हैं, और ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमी में होने लगी वो बहुत ही इजी वे में होने लगी। उसके बाद आ गया मेजर ऑफ वैल्यू। तो बार्टर सिस्टम में कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को देखने के लिए। लेकिन मनी तो एक कॉमन डिनोमिनेटर है ना, जैसे इंडिया का रुपीज है। तो जो भी चीज हम खरीदते बेचते हैं उसके बदले में उसे जो पे करते हैं वो हम रुपीज में पे करते हैं। जो 500 रुपए की वैल्यू मेरे लिए है वही 500 रुपए की वैल्यू आपके लिए भी है, बिकॉज ये कॉमन डिनोमिनेटर, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इसकी मदद से हम जो प्राइजेस मार्केट में चल रहे हैं उन्हें अच्छे से कंपेयर भी कर सकते हैं और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बना सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में सबसे पहले तो हमें वैल्यू मेजर करना बहुत मुश्किल था। वही जो मैंने आपको बताया कि 5 किलो राइस के बदले में मुझे कितने कपड़े आगे से मिलेंगे, मुझे कैसे पता, क्योंकि कोई रुपीज नहीं थे। लेकिन अब रुपीज अवेलेबल है, मुझे पता है मुझे 5 kg राइस के लिए इतने पैसे पे करने हैं, और अगर मुझे ये कपड़े चाहिए तो मुझे उसके लिए इतना पे करना पड़ेगा इन रुपीज। तो रुपीज एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। प्राइस भी आराम से कंपेयर हम कर सकते हैं, और साथ ही हमारे अकाउंट्स भी इजीली बना सकते हैं इन रुपीज। उसके बाद आ गया सेकेंडरी फंक्शंस। तो सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं जो सप्लीमेंट्री हैं टू प्राइमरी फंक्शंस। मतलब कि जो इन एडिशन है टू प्राइमरी फंक्शंस, और हम इन्हें डेरिवेटिव फंक्शंस भी कहते हैं। द अदर नेम फॉर सेकेंडरी फंक्शंस इज डेरिवेटिव फंक्शंस। तो सेकेंडरी फंक्शंस भी हमने दो तरह के देखे। पहला हमने देखा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि बार्टर सिस्टम में हमने कहा कि फ्यूचर पेमेंट या फिर क्रेडिट पे, लोन पे सामान लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन
जब हमारे पास मनी है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब जैसे इंडिया में रुपीज है, हम रुपीज में डील करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम बहुत इजीली क्रेडिट पे सामान ले सकते हैं, बोरोइंग एंड लेंडिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे मैंने ईएमआई पे फोन लेना है, मतलब कि मैं फोन खरीदने जा रही हूँ मार्केट में, फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन चाहिए, तो 50,000 का अगर आईफोन है तो मैं उसे लोन पे ले सकती हूँ, उसे ईएमआई पे ले सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मैं आज 50,000 ना देके हर महीने का 2,000 या 2,500 पे करूंगी, और उस हिसाब से मैं विद टाइम पेमेंट कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये 50,000 का आईफोन है, और जब तक मेरी पेमेंट कंप्लीट होनी है, 50,000 मेरे पूरे होने हैं जो मैंने पे करने हैं, उस टाइम के एंड तक भी वो आईफोन की क्वालिटी, फीचर्स, सारा कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मेजर करना बहुत ही इजी हो जाता है, तो हम आराम से फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ भी होती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो इजीली लोन दे पाते हैं। तो जब उन्होंने लोन दिया, आगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कुछ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, तो हमारी इकोनॉमी तो ग्रो होगी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है। साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ग्रो होंगे, बिकॉज उन्हें भी उन लोन्स पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो मनी हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, ये मैंने बताया कि मनी को, पैसे को हम स्टोर कर सकते हैं, और जब कोई इमरजेंसी आए या फ्यूचर में हमें जरूरत पड़े, हम उस टाइम में हमारे स्टोर किए हुए पैसे को यूज कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं ना बैंक में, जब इमरजेंसी आती है हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं और यूज कर लेते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में हम सामान को स्टोर नहीं कर पाते थे। इसका क्या फायदा हुआ? पहले तो ये फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 रुपए का कॉइन भी अवेलेबल है, हमारे पास 100 रुपए का नोट भी अवेलेबल है, 2,000 रुपए का नोट भी अवेलेबल है, 500 का भी नोट अवेलेबल है। तो हमें जितनी पेमेंट करनी है हम उस हिसाब से उतनी करेंसी को यूज कर सकते हैं। इजीली पोर्टेबल और इकोनॉमिकल है, क्योंकि मनी को स्टोर करने के लिए हमें कोई ज्यादा स्टोरेज या कोई ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल और पोर्टेबल है। और ये एक जर्नली एक्सेप्टेड है, तो हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि रुपीज जो है वो पूरे इंडिया में एक्सेप्टेड है। पूरे इंडिया में अगर हमने कोई भी चीज खरीदनी बेचनी है तो हमें उन्हें रुपीज में पे करना पड़ेगा। तो हम इंडिया में कहीं भी जाते हैं, जिस टाइम मर्जी कोई सामान बेचे, हमें उन्हें एक ही डिनोमिनेशन यानी रुपीज में ही पे करना पड़ेगा, तो बहुत ईजी हो जाता है, as it is generally accepted। उसके बाद सेविंग्स इन मनी आर सेफर देन गुड्स, ये तो मैंने अभी ऊपर बताया कि गुड्स जो होते हैं पेरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी खराब भी हो सकते हैं, लेकिन पैसा थोड़ी खराब होता है। इसे हम बहुत ही सेफ तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि बैंक्स में हमारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। तो हमने दो तरह के फंक्शंस किए, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। ये फंक्शंस बेसिकली बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को ही दूर कर रहे हैं, दिस इज वेरी सिंपल। तो अब हमने इतना कुछ पढ़ा मनी के बारे में, कि मनी के क्या फंक्शंस है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, और मनी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को कैसे दूर करता है। तो आखिरकार मनी होता क्या है? जब आपसे पूछा जाए डिफाइन मनी, तो क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? कैसे आप मनी को डिफाइन करोगे? कैसे आप समझाओगे कि असल में मनी होता क्या है? जब मनी दिमाग में आता है तो एक ही वर्ड दिमाग में आता है, वो आता है पैसा। आखिरकार ये पैसा होता क्या है? तो मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and a means for standard of deferred payment। बहुत ही सिंपल, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर चार फंक्शंस अभी बताए मनी के, वही इसकी डेफिनेशन का भी पार्ट है। मनी इज एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, जिसे एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफिड पेमेंट। मतलब कि किसी भी चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर ले इन चार बातों के लिए, वो मनी हो जाता है, चाहे वो रुपीज हो, चाहे मान लो कोई कॉइन हो, या फिर कोई भी चीज। जैसे आजकल हम यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, तो उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। फ्यूचर में जाके कोई ऐसी और चीज, ये मान लो पेपर नोट, करेंसी, ऐसा कुछ ना यूज हो, कोई और ही नई चीज हमारी गवर्नमेंट निकाल दे जिसे हम सारे एक्सेप्ट कर लें इन चार बातों के लिए, ये चार फंक्शंस के लिए, तो वो हमारे लिए मनी कहलाएगा, हमारे लिए पैसा कहलाएगा। कुछ भी हो सकता है,
लेकिन मनी की वैल्यू तभी होगी जब वो ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जब वो ये 4 चीजें करेगा। तो मनी कहते कोई भी कमोडिटी हो सकती है, चूजन बाय कॉमन कॉन्सेंट, सबने मिलके उससे चूज किया है कोई कॉमोडिटी। जैसे हम पेपर नोट यूज करते हैं क्योंकि सबने उसे एक्सेप्ट किया है। हम डिजिटल पेमेंट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने लग गए हैं, सबने उसे एक्सेप्ट किया है मिलजुल के। पहले हम गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स या मेटल्स के कॉइन्स यूज करते थे, पहले ये पेपर नोट नहीं होते थे, क्योंकि सबने मिलके इन्हें एक्सेप्ट किया है और ये 4 के 4 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इट कैन बी एनी कमोडिटी जो हम यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करने के लिए, तो वो हमारे लिए मनी है। उसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो मनी एक दिन में तो इन्वेंट हुआ नहीं है, मतलब कि आज हम पेपर नोट यूज करते हैं, तो ये तो नहीं कि जब से दुनिया बनी है तब से पेपर नोट ही यूज हो रहा है। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कुछ और आया, फिर कुछ और आया। तो ये एक दिन में तो ये सारा कुछ जो अब तो हम डिजिटल पेमेंट भी कर रहे हैं, तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुआ है। कैसे इवॉल्व हुआ है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता था कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी जैसे कि हम सामान को एज अ मनी यूज करते थे। जैसे कई कई कंट्रीज में सॉल्ट को, जैसे नमक को पैसे की जगह यूज करते थे, कहीं पे राइस को यूज करते थे, कहीं पे शेल्स को या काउस को यूज करते थे। तो जब हम किसी वस्तु को, किसी चीज को पैसे की जगह यूज करते हैं, वो हमारे लिए कॉमोडिटी मनी है। तो पहले ऐसे सॉल्ट, राइस, शेल्स, काउस इनको यूज किया जाता था। उसके बाद आ गया मेटालिक मनी, जहां पे हम मेटल्स को यूज करने लगे। कौन से मेटल्स? मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के बने हुए कॉइन्स को यूज करने लग गए एज अ मनी। फिर हमारे पास आया पेपर मनी। पेपर मनी जो हम अभी यूज करते हैं, जो हमारे नोट होते हैं वो पेपर के होते हैं ना, बहुत ही लाइट, इजी टू कैरी। तो उसके बाद क्या बनाया गया? पेपर मनी बनाया गया। फिर उसके बाद आया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में जैसे आगे चेक्स या बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कि क्रेडिट मनी में हमें पेपर नोट होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपने फ्रेंड को मान लो 50,000 का अगर चेक साइन करके दिया, तो वो बैंक जाएगा, चेक लगाएगा और बैंक मेरे अकाउंट से 50,000 कट करके उसको पे कर देगा 50,000। तो इसमें मेरे को 50,000 कैश में देने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ एक चेक पे साइन करके दिए। तो ये हो गया क्रेडिट मनी, जिसमें मेन बैंक डिपॉजिट्स आते हैं। उसके बाद आ गया प्लास्टिक मनी, जो अब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो हम अब यूज कर रहे हैं, ये पार्ट है ये पार्ट है प्लास्टिक मनी का। एकदम से हम डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करने लगे, ये इस वे से मनी इवॉल्व हुआ है, इन्वेंट हुआ है। उसके बाद अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मान लो हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इंडिया के लोगों के पास आज के पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं, मान लो इस टाइम की बात करिए कि आज के दिन इंडिया की पब्लिक के पास कितना पैसा है, वो हो गया मनी सप्लाई। मतलब इसमें दो चीजें आती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात की जाती है, मतलब आज के आज की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि पिछले एक साल में कितना है, नहीं, आज एक पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना एज ऑन 31 मार्च, जब हम 31 मार्च को बनाते हैं और अब हम देखते हैं कि आज के दिन क्या पोजीशन है, ऐसे ही आज के दिन कितना पैसा है हमारी पब्लिक के पास, वो होता है मनी सप्लाई। तो इसके दो मेन फीचर्स हैं। पहला ये, इसमें वही मनी आता है जो हमारी पब्लिक के पास है। तो पब्लिक का क्या मतलब हुआ? पब्लिक का मतलब हुआ मनी यूजिंग सेक्टर, कि जो सेक्टर मनी यूज कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स। दो ही सेक्टर हमारे इंडिया में मनी यूज कर रहे हैं, या लोग इंडिविजुअली या फिर बिजनेस फर्म्स यूज कर रही हैं। मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता, सिर्फ आम लोगों का या बिजनेसेस का पैसा ही आता है। तो सबसे पहले फीचर यही हो गया कि पैसा वही जो पब्लिक के पास है, यानी कि गवर्नमेंट के पास नहीं है, लोगों के पास है या बिजनेस फर्म्स के पास है। उसके बाद
ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। ये मैंने अभी बताया क्यों स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में करवाया था। तो अगर आपने वो कंसेप्ट्स नहीं कवर किए तो वो वीडियो पे जाके अच्छे से उन कंसेप्ट्स को समझ लो। तो स्टॉक वही होता है जो हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। तो ये मैंने अभी बताया कि हम इसे भी, जैसे बैलेंस शीट को पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं, इसे भी हम इसे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही देखते हैं, इसीलिए ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। उसके बाद आ गया मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये जनरली एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितना पैसा है पब्लिक के पास, कैसे देखेंगे। तो चार मेन मेजर्स होते हैं, आरबीआई ने दिए थे 1977 में। सबसे पहला जो मेजर है वो होता है M1। इसे हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। एंड ये सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी वो होता है जिसे हम इजीली उसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो क्या क्या आता है इसमें? इसमें आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो तीन चीजें आती हैं इसमें कि जो करेंसी यानी कि जो पेपर नोट या कॉइन्स पब्लिक के पास है, पब्लिक मैंने आपको बता दिया क्या है, बिजनेस फर्म्स या इंडिविजुअल्स, इसे हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं और फियाट मनी भी कहते हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया ना कि लॉफुली रुपीस को हम इंडिया में एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक तरह से हमारा लीगल टेंडर हो गया। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक कौन से आगे, जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया ना, बैंक में सेविंग अकाउंट्स होते हैं, तो हम चेक लगा के जब पैसा विड्रॉ करवाना है वहां से करवा सकते हैं। तो जो हमने कमर्शियल बैंक में अपने अकाउंट वगैरह बना के हमने डिपॉजिट्स किए हुए हैं पैसे, कि जब हम जाएं चेक लगाएं, मतलब डिमांड करने पे जिन्हें हम विड्रॉ करवा पाए, तो वो हमारे हो गए डिमांड डिपॉजिट्स। उसके बाद आ गया अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो अब कुछ अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के साथ कौन से हो सकते हैं, मतलब कि जो पैसा आरबीआई ने अपने पास रखा हुआ है, किनके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, मतलब फॉरेन बैंक और गवर्नमेंट के बिहाफ पे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो इनके बिहाफ पे आरबीआई ने अपने पास जो पैसा रखा हुआ है, तो वो भी इंक्लूडेड होता है इसमें। मतलब कि इसमें इंडिया के कॉमर्शियल बैंक का पैसा नहीं आएगा, लेकिन आरबीआई ने जो फॉरेन बैंक का या पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का पैसा जो रखा हुआ है ना अपने पास, उनके बिहाफ पे जो रखा हुआ है, वो आएगा इस पे। ठीक है। उसके बाद आ गया M2। तो ये जो है ये ब्रॉडर है M1 से, क्योंकि M1 हमने कहा बहुत लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। जैसे करेंसी, कॉइन सबसे लिक्विड। डिमांड डिपॉजिट, जब मर्जी पैसा चाहिए जाओ डिमांड करो ले आओ, बहुत ज्यादा लिक्विड हो गया वो। लेकिन M2 जो है ये थोड़ा ब्रॉडर है। इसमें M1 वो सब कुछ तो आता ही आता है, साथ में इसमें आता है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मतलब वो तीन चीजें तो आई, लेकिन साथ में इसमें आ गया कि जो हम पोस्ट ऑफिस में भी हमारे सेविंग बैंक्स होते हैं ना, वहां पे जो हमने सेविंग डिपॉजिट कराई होती है, पैसा जमा करवाया होता है पोस्ट ऑफिस के पास, वो भी यहाँ पे आएगा। लेकिन इन सेविंग्स को हम चेक लगा के विड्रॉ नहीं करवा पाते। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कि जो बैंक के साथ हमने पैसा डिपॉजिट करवाया है, हमें जब पैसा चाहिए होता है हम चेक लगाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं कैश में। लेकिन जो जब हम पोस्ट ऑफिस के साथ पैसा डिपॉजिट करवाते हैं ना, आपको आपके पेरेंट्स ने भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आज उनसे ये जरूर पूछना कि पोस्ट ऑफिस से क्या हम पैसा इजीली विड्रॉ चेक लगा के करवा पाते हैं या नहीं। तो नहीं, तो पोस्ट ऑफिस से हम चेक लगा के पैसा विड्रॉ नहीं करवा पाते, इसीलिए हमने इसे एम- अलग रखा है M1 से। क्योंकि अगर हम चेक लगा के विड्रॉ करवा पाते तो इसका मतलब तो यही था डिमांड डिपॉजिट्स, तो ये हम M1, तो ये तो हमने M1 में किया ही है। लेकिन इसीलिए हमने ये अलग से M2 बनाया है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में हमने सेविंग्स करवाई हैं उन्हें हम चेक लगा के विड्रॉ नहीं करवा पाते। दिस इज द रीजन कि हमने इसे एक सेपरेट बनाया है। उसके बाद आ गया M3। M3 जो होता है ना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई का। मतलब कि ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेजर है मनी सप्लाई का। ठीक है। ये आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं इन एमसीक्यूज ऑल्सो कि मोस्ट कॉमनली क्या यूज करते हैं, तो वो M3 करते हैं। तो इसमें अब क्या आता है, इसमें M1 तो आता ही आता है, साथ में इसके साथ आते हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। मतलब कि जैसे हमने एफडी करवा ली, होता है ना 5 साल की एफडी, 10 साल की एफडी, कि 10 साल बाद या 5 साल बाद उस इंटरेस्ट पे आपको आपका पैसा तो वापस मिलेगा मिलेगा।
साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट यानी कि कुछ ब्याज भी उस पैसे पे मिलेगी, लेकिन एफडी को आप बीच में नहीं तुड़वा पाते, मतलब 5 साल से पहले आप पैसा नहीं विड्रॉ करवा पाते। अगर आप करवाओगे तो, या फिर अगर आप पहले विड्रॉ करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एफडी या आरडी जिन्हें हम टाइम से पहले नहीं निकलवा सकते, वो आती हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक में। के बाद आ गया M4, इसे कहते हैं ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ब्रॉडेस्ट हो गया बड़ा, सबसे ब्रॉड जो मेजर है मनी सप्लाई का, वो M4 है। इसमें M3 आता है और साथ में क्या आता है, मतलब M3 में क्या क्या आ गया, M1 तो आया आया, साथ में टाइम डिपॉजिट्स भी आ गई, और इसमें आया टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSE। मतलब कि जो भी हमने डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में करवाई है वो सारी आएंगी, एक्सक्लूड करते हैं NSE। इंडिया में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSE एक स्कीम होती है, इसे नहीं हम इंक्लूड करते। बाकी जो भी हमने पोस्ट ऑफिस के साथ कोई भी पैसा किसी स्कीम के अंडर भी डिपॉजिट करवाया है वो आता है। तो ये सबसे ब्रॉडेस्ट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें M3 आया। M3 में हमने दो चीजें की, कौन सी चीजें की, M1 की है, तो इसमें M1 की भी तीन चीजें आई, M3 की भी एक चीज आई, कौन सी, नेट टाइम डिपॉजिट्स, और साथ में पोस्ट ऑफिस के साथ भी जो हमने करवाया वो भी आया। तो इसीलिए हम इसे ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं। तो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इधर से पता लगे होंगे जो आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपको लिक्विडिटी का ऑर्डर पूछे, आपको कहे इन्हें अरेंज करो लिक्विडिटी के ऑर्डर में कि कौन सा ज्यादा लिक्विड है कौन सा कम, तो मैंने आपको कहा M1 सबसे लिक्विड है। तो सबसे पहला जो सबसे लिक्विड है वो M1 है, और सबसे कम जो लिक्विड है वो M4 है। लिक्विड होता है कि हम उसे कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो M1 सबसे लिक्विड है। और M4 जो कि हमारे FD आ गया, RD आ गया इसमें इंक्लूडिंग, तो इसे हम जल्दी थोड़ी करवा सकते हैं। मैंने आपको कहा FD आप जल्दी नहीं तोड़वा सकते, 5 साल बाद ही, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उतना। तो ये कम लिक्विड है, ये लीस्ट लिक्विड है, तो आप इसे ऐसे अरेंज करोगे। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, नैरो मनी क्या है, M1 नैरो मनी है, और ब्रॉड मनी कौन सा है, ये मैंने अभी आपको बताया, M4 जो है वो ब्रॉडेस्ट मनी है। और सबसे कॉमनली यूज होने वाला कौन सा है, ये मैंने अभी आपको जब करवाया था बताया था, कॉमनली यूज होने वाला है M3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान रखना और इन्हें साथ में नोट भी कर लो, तो आपको MCQs में 1 मार्क में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक इसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं, देन वी आर डन विद दिस टॉपिक। तो हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, तो ये हाई पावर्ड मनी जिसे हम H के साथ डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, मनी तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन अब ये हाई पावर्ड मनी क्या हुआ। तो हाई पावर्ड मनी हो गया मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। मतलब जो पैसा RBI और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है उसे हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, सबसे पहले करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो लोगों के पास करेंसी है वो आएगी, दूसरी कैश रिजर्व्स विद द बैंक। अब आप सोचोगे कि मनी में और हाई पावर्ड मनी जिसे हम H के साथ डिनोट करते हैं, इनमें क्या फर्क हुआ। तो इसमें ये फर्क है कि मनी में एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक तो आता ही आता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ये दोनों में आता है, ठीक है। लेकिन मनी में साथ में आता है डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कि जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया और हम चेक वगैरह लगा के उसे विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन हाई पावर्ड मनी में क्या आया, हाई पावर्ड मनी में आया कैश रिजर्व्स विद द बैंक, ठीक है। एक तो ये फर्क हो गया इसमें, और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, एक इसमें जो मेन डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस डिनोट करता है कि हम हाई पावर्ड मनी को हाई पावर्ड मनी क्यों कहते हैं। हाई पावर्ड की पावर मनी से ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसमें कैश रिजर्व्स आती हैं, और कैश रिजर्व्स को हम यूज करते हैं डिमांड डिपॉजिट जनरेट करने के लिए। मतलब कि जो बैंक अपने पास कैश रिजर्व्स रखता है ना हाई पावर्ड मनी के अंडर, उसके बेस पर हम मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए उसे हाई पावर मनी कहते हैं। इसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो RBI ने 100 रुपए का नोट प्रिंट किया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने इस 100 रुपए को 4 लोगों को लोन पे दे दिया और चारों से उस पे इंटरेस्ट लिए। तो उसने 100 रुपए से ही 500 रुपए बना लिए उनसे, उन लोन पे ब्याज लेके। तो उसने क्या किया, उसने इससे पैसा क्रिएट
किया, इसीलिए ये क्या हो गया, हाई पावर्ड मनी हो गया। ये मैंने एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल विद 100 रुपीज ली है, जस्ट ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसे और ज्यादा डिटेल में कुछ और बेटर एग्जांपल के साथ दोबारा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलो एक छोटा-सा फास्ट रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स देखी। उसकी प्रॉब्लम समझने के बाद हमें समझ आए कि मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, कि हमें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, और लास्ट में हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा, और साथ में देखा कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है और मनी में और हाई पावर्ड मनी में मेन क्या डिफरेंस है। जो हमने दो डिफरेंस देखे, पहला तो हमने ये देखा कि मनी और हाई पावर्ड मनी दोनों में करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक तो आती है, लेकिन मनी में डिमांड डिपॉजिट आते हैं, लेकिन हाई पावर्ड मनी में कैश रिजर्व्स विद बैंक आते हैं। और हमने दूसरा ये देखा कि जो हाई पावर्ड मनी है उसका स्कोप ब्रॉडर क्यों होता है, क्योंकि इससे हम मल्टीपल डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चैंपियंस, आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको मनी का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप अपनी कॉमर्स की जर्नी को बहुत ही सिंप्लीफाई कर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्कोरिंग हाई इन योर एग्जाम्स।